नमस्कार। हीरानगर और कठुआ पर्सनैलिटी में मैं रजत तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया हो। आज जिस महान शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो गगवाल में पड़ते एक छोटे से गांव छन मतलोनी से हैं। वो एक अच्छे राजनेता हैं, वो अच्छे एक समाज सेवक हैं और बहुत ही अच्छे वो एक क्रिकेटर हैं। और कुछ चंद दिनों पहले वो भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी ओबीसी मोर्चा के चुने गए हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे जम्मू के लिए, हमारे कठुआ के लिए और सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए। वो और कोई नहीं, कठुआ, सांबा और जम्मू की आन बान और शान रशपाल वर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका जो राजनीति का सफर कहां से शुरू हुआ और राजनीति का उनको जो इंटरेस्ट है वो कब आया। एजुकेशन टाइम पे या उन्होंने जब समाज सेवा शुरू की तब उनको राजनीति में इंटरेस्ट बना। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजत जी, एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे यहाँ पर एक छोटे से इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया, और मैं सभी अपने दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ कि मैं आज मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाने का कि कैसे कैसे मैं पॉलिटिक्स में आया वो मुझे आपको सुनाने का और आप सबको वो देखने का एक मौका मुझे आपने जो आज दिया है उसके लिए मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ। सर, पहले तो हम सब हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है। मेरी पहले तो मैं गगवाल में पढ़ा 10th तक जी। फिर मैंने 12वीं तक जो है वो सांबा हाई सेकेंडरी में पढ़ा जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो कठुआ में की जी। तो 1 साल में यूनिवर्सिटी में मैंने लगाया, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया। जी सर, एक चीज़ है कि जब आपने एजुकेशन ले रहे थे 10th 12th या ग्रेजुएशन के टाइम पे जो राजनीति का इंटरेस्ट था क्या वो उसी समय था? उस समय कोई इतना राजनीति का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंचा, जब मैं बड़ा हो गया, थोड़ा मुझे समझ आने लगी ना जी, तो लोगों की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें रहती थी। जैसे मेरा अपना ही गाँव था जी, तो मैं देखता था वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या रहती थी, बिजली की बड़ी समस्या रहती थी। हमारा एक गाँव है टप्याल जी, तो वो हमसे 3 किलोमीटर है जहाँ से हमारी बिजली आती थी। जी, वो लाइन आती 3 किलोमीटर जी, तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था। जी, तो हम पढ़ते थे, मेरा एक साथी था एक मेरे गांव का ही, हम दोनों कॉलेज पढ़ते थे। तो बिजली की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी तो हम क्या करते थे, वहाँ पर एक्सीडेंट थे तब जमवाल साहब, वो 84 की बात है, जी, तो हम उनके साथ वहाँ पर मिलते थे। तो उनको कहते थे कि भाई साहब हमारे लाइट नहीं है, हमें कोई नया ट्रांसफार्मर दे दो, नई लाइन दे दो, कुछ ना कुछ करो। लेकिन उस समय कोई इतने फंड्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि हम बार बार उनसे मिलते थे, वो कहने लगे भाई पैसे पूसे तो मेरे पास है नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो ट्रांसफार्मर वहाँ से उठा के थोड़ा 1 किलोमीटर नीचे लगाया था, दोनों को बराबर बराबर हो जाएगा। वहाँ हमें लाइट चाहिए जैसे मर्जी करो। लेकिन उन्होंने वो बात की और वो ट्रांसफार्मर उठा के 1 किलोमीटर नीचे ले आया। उसके साथ क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा हमें लाइट का बेनिफिट सर एक चीज़ है कि एजुकेशन टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कोई ऐसा इंसिडेंट कि जो मतलब काफ़ी फेमस हुआ हो खासकर समाज सेवा को लेके? नहीं, बस यही है जहाँ से मैंने शुरुआत की है जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। फिर उसके बाद एक्सीडेंट साहब को 1 साल हम पीछे उनके लगे रहे जी। फिर उनसे हमने एक 25 का ट्रांसफार्मर अपने गांव के लिए लगवाया मैंने। जी। तो वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हो गया। इंटरेस्ट तो मुझे फिर हो ही गया था कि अगर मेरे गांव में इतनी प्रॉब्लम है, ये मैं 84 की बात कर रहा हूँ, जी, 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 तो बाकी इलाके में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैं 89 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वहाँ पर फिर मैंने लगातार लोगों के साथ संपर्क रखा, छोटे मोटे, किसी का पटवारी के साथ, तब कौन बाकी था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, काम करने का इंटरेस्ट था। मेरे पास स्कूटर था वेस्पा, वो मैंने 91 में लिया था। तो मैं लोगों में मैं जाता था, गाँव में जाता था कि भाई किसी की कोई तकलीफ़ है, बिजली पानी, कोई किसी के साथ भी ऑफिसर के साथ काम है तो मैं आपका काम करूँ। जान पहचान तो किसी के साथ ही नहीं। तो मैं लोगों को कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम रशपाल वर्मा है। तो मैं ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहता था और उस संपर्क को मैंने आज तक बनाए रखा हुआ है। अब मैंने उस समय अगर मैं इतना एक्टिव रहता, अब कितना एक्टिव
जी हूँ मैं। सर एक चीज़ है, उस समय अगर देखा जाए जब आपने 89 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो उस समय काफ़ी कोई इनकन्वीनियंस भी नहीं था, आने जाने के साधन भी नहीं थे, जो भी काम था वो ना ही फ़ोन की कनेक्टिविटी थी, कुछ नहीं था। क्या इस फैसले पे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के फैसले पे आपके परिवार का आपको कैसा साथ प्राप्त हो? बेसिकली बात ऐसे कि मुझे आज तक अब 32 ईयर होने लगे हैं जी 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 जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जी तो मेरी फैमिली भी भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ प्रजापक्ष का साथ हमारी पार्टी, हमारे घर के जो बड़े लोग थे, मेरे फादर थे, बाबा थे, वो चलते थे। जी तो वो वोटर थे उस समय बेसिकली। जी, जी, जी। ठाकुर बलदेव सिंह जी जब भी इलेक्शन होती थी वो हमारे घर में आते थे, जी जब भी गांव में आते थे वो हमारे ही घर में आते थे। जी तो बस तब से हम चल रहे हैं। और होता क्या है कि एक आपकी विचारधारा होती है, विचारधारा के साथ आदमी काम करता है। और विचारधारा जो जम्मू कश्मीर में इतने मुश्किल आती, सभी लोग उस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी सरकारें थी, भाजपा की कहाँ जहाँ पर सरकार आने वाली थी कभी भी। लेकिन हमने इन बातों को कभी नहीं लिया कि हम सरकार के साथ जुड़े, लेकिन हमने सोचा कि हम उसके साथ जुड़ते हैं जो जहाँ की उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं जिसकी विचारधारा में हमारा देश है, लोग हैं, डेवलपमेंट है या और बड़े कारण है, तो इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। सर एक चीज़ देखा गया कि हमें सुनने को भी आया कि यशपाल वर्मा जी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। उसके बारे में अगर कुछ रोशनी हमारे दर्शकों को डालें तो। मैं जब 11वीं 12वीं पढ़ता था ना, जी तो मुझे क्रिकेट का भी बड़ा शौक था। जी तो सांबा डिस्ट्रिक्ट तो अभी बना, 2008 में बना। जी 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 मैंने 15 साल क्रिकेट खेला है। जी कोई टूर्नामेंट इलाके में बसोली, बनी, कठुआ, हीरानगर, महानपुर कहीं भी होती थी तो वो टूर्नामेंट हम, एक हमारी भोपाल की 2 टीमें थी, हमारी जूनियर टीम थी, बहुत ही बढ़िया टीम थी हमारी। और हम अगर 100 स्कोर कर लेते थे ना 20 ओवर में, तो हम दूसरी टीम को 100 स्कोर नहीं करने देते थे। सर यशपाल वर्मा जी बैट्समैन थे कि बॉलर थे? मैं बॉलिंग भी करता था और बैटिंग भी करता था। जी तो और अच्छा फील्डर भी थे हम। जी 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 तो सर एक चीज़ बताइए कि कोई ऐसा इंसिडेंट कि क्रिकेट खेलते समय कि जैसे आपने कभी मैच जीता हो एक अच्छी स्ट्रांग टीम से, तो कैसी खुशी उस समय महसूस होती थी? देखो, जब कोई भी इवेंट हो तो उसमें हम सफलता हासिल करें, जी मैच जीते हम, तो हमारी जो गगवाल की टीम थी ना, बड़ी टीम, जी वो भी बड़ी स्ट्रांग टीम थी। तो खासकर हम जब उनको कई बार हरा देते थे ना, तो उससे बड़ी ज़्यादा खुशी होती थी कि हमने सबसे बड़ी टीम और बड़ी स्ट्रांग टीम, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे स्ट्रांग, कठुआ में इतनी स्ट्रांग टीम कोई नहीं थी, जो हमारी गगवाल की ए टीम थी। जी तो जब हम उनको हराते थे तब फिर बड़ी खुशी होती थी हमें। अच्छा तो काफ़ी ट्रॉफी जीती हमने, कोई इलाका छोड़ा नहीं। मैं आपको बताऊं कि अगर क्रिकेट खेला वो भी हमने फुल टाइम लगाया। अगर आप सियासत में मुझे 32 साल लगा, तो जहाँ पर भी मैंने शुरू से ही पूरा होल टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया। और ये नहीं है कि पार्ट टाइम मैंने लोगों का काम किया या पार्टी का काम किया, मैंने पूरा होल टाइम जो है पार्टी को दिया। तो मुझे लगता है जो भी सियासतदान हो उसको प्रोफेशनली होना चाहिए। ये नहीं है कि बस इलेक्शन आए तो हम चल पड़े लोगों में, प्रोफेशनली होना चाहिए। मुझे किसी का फ़ोन आता है, मेरे पास किसी का नंबर है नहीं है, लेकिन मैंने वो फ़ोन अटेंड करना है, चाहे किसी का भी होगा। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनों, सब आपका नाम लेते हैं और आपके काम को सराहना करते हैं। और ये भी देखा गया है कि कोविड पैंडेमिक में भी आप काम कर रहे हैं। सर कोविड-19 पैंडेमिक में कैसा सफ़र रहा और कैसा सफ़र चल रहा है इस समय यशपाल वर्मा जी का? मैं आपको बताऊं कि जब कोविड-19 आया ना, तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष अपने अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी पार्टी को संदेश दिया कि हमने लोगों के लिए काम करना है, लोगों के बीच रहना है। जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, जिनका कोई आप हेल्प कर सकते हो, जी जी सिर्फ मैं नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं का जी लेकिन अपना अपना काम करने का फिर तरीका है कि अगर आदेश वो स्पेशली आदेश आया जी तो मुझे लगता है कि उसको हमने फॉलो करना चाहिए था। और हमने उसको फॉलो किया कि हमने कोई दिन ऐसा नहीं था जब हम लोगों में नहीं जाते थे। और जिन लोगों को ज़रूरत थी राशन की या किसी और चीज़ की, तो वो हम उनको कहीं ना कहीं से कुछ अपने यारों दोस्तों से, अपने से कुछ ना कुछ हम उनको जरूर प्रोवाइड करते थे। मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में क्या यशपाल वर्मा जी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी से
एमएलए के कैंडिडेट होंगे? बात ऐसे है कि हमारा काम है काम करना। जी मैंने आपको पहले बोला कि मैं कोई पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जी मैं होल टाइमर पॉलिटिशियन हूँ और प्रोफेशनल हूँ। जी तो पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी, अगर वो पार्टी मैंडेट देती है तो ज़रूर लड़ेंगे। आप तैयार हो? बिल्कुल। अगर 32 साल से मैं काम कर रहा हूँ, किसी लालच के, किसी लोभ के, तो मुझे लगता है कि जो भी बंदा काम करता है तो वो कहीं ना कहीं पहुँचने के लिए काम करता है। और मेरे जैसा मुझे लगता है, मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पर इतना गर्व है कि जो लोगों की समस्याएं जी रहती हैं जी उनको मैंने ग्राउंड पर देखा हुआ है खुद, मैं अब भी देखता हूँ। जी जी कामयाब एमएलए के बाद, जब बनने से पहले जी जो लोगों की समस्याएं सुनता है, जी। जब बनने के बाद लोगों के बीच में जाता है, तो मुझे लगता है कि लोगों के 50% काम उसी दिन हो जाता है जिस गांव में, जिस दिन वो उस गांव में जीतने के बाद जाता है। जी जब कोई भी और भी मेरे जैसा कार्यकर्ता लोगों को भी जाता है तो वो 50% काम वो है वो हो जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे काम फ़ोनों पर ही लोगों के निकल जाते हैं। तो बाकी मेरा एक तजर्बा है कि डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो मुझे आता है, क्योंकि मैंने सीखा है कहीं ना कहीं। तो उस जो सीखा था मैंने, तो वो आपको सामने हमने, जब मैं दुर्गादास एमएलए बने तो हम दोनों काम करते थे। तो हमने जितना भी पैसा लगाया था तो हमने गांव में जाके अनाउंसमेंट करते थे, कहीं अपने वो घर में, जहाँ मैं अपने घर में से नहीं कह देता कि भाई आपका काम कर दिया। हम अगर लोग आते थे उनके पास, तो हमने एक फैसला किया था, जो भी डेवलपमेंट करेंगे पहले गांव में जाएंगे, देखेंगे प्रायोरिटी क्या है, और लोगों के से पूछेंगे भाई पहले आपका कौन सा काम करना है, और वही काम करते थे। जो हमने एक बार बोल दिया कि ये काम आपका होगा, वो फिर पत्थर की लकीर हो जाती थी, वो कभी काम आपका पीछे नहीं के। एक लीडरों वाली बात नहीं होती थी कि भाई एक बार बोल दिया तो बस वो वाली पर्ची कहीं फेंक दी, वो कापी फेंक दी, वो हम नहीं करते थे। जो एक बार बोल दिया वो 100% वो समझो काम वो हो गया। बस उससे क्या होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहता है, और फिर लोग भी कहते हैं नहीं जी बंदा ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर माता आपको जानती है, तो इसलिए जानती है कि लोगों के बीच में जाके हमने काम किया और पॉजिटिवली काम करने की कोशिश मैं अब भी करता हूँ। मैं आज चाहे सरकार में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आज मैं लोगों के छोटे मोटे ट्रांसफार्मर सड़ रहे हैं, बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा है, सड़कों के मसले हैं, वो हम आज भी डीसी से मिलके, एक्शन से मिलके, चीफ से मिलके वो हम लोगों के हल करवाते हैं। जी सर, एक चीज़ देखा गया कि जिला विकास परिषद के चुनावों के दौरान हमारे जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे उन्होंने बच्चों से एक वायदा किया था, वीएसएफ और सीएसएफ वालों के साथ। 3 महीने वो बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर बैठे रहे, धूप हो, बारिश हो, जो मर्जी हो। कोरोना के कारण वो पीछे हट गए। इस मसले पे आपका क्या कहना है? मेरी वैसे काफ़ी दिनों से इस मसले पर मैं चाहता था कहीं ना कहीं मुझसे कोई पूछे। पहली बात है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनको बड़ा क्लोजली जानता हूँ जी। वो गलत वायदा कभी भी किसी के साथ नहीं करते। जो मैं उनको आज तक, मैंने अब 7वां साल लगा हुआ उनको, जो मैंने उनको देखा है जी। वो कहीं भी गलत स्टेटमेंट नहीं देते जी। कभी भी वो गलत कभी वायदा नहीं करते जी। और जो लड़के कहते हैं कि हमारे साथ उन्हें वायदा किया था जी, मैंने कहीं सुना नहीं उनको, ना कहीं पेपर में आया। कोई एक क्लिप दिखा दें हमें। आजकल तो जहाँ पर मंत्री आता है वहाँ पर तो क्लिप बन जाती है जी। किसी पेपर में आया, किसी सोशल मीडिया में आया, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आया, तो मुझे एक जगह दिखा दें। आगे भी ऐसे होता था कि अगर किसी में नौकरी में, चाहे वो स्टेट की नौकरी है, चाहे सेंट्रल की नौकरी है जी, चाहे वो फोर्सेस की नौकरी है, चाहे वो सिविल की नौकरी है जी, तो अगर 3000 पोस्ट होती है, 1500 पोस्ट होती है, 3000 के बदले वो 6000 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। 1500 पोस्ट होती है, वो 3500 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। फिर उसमें मेरिट बनता है, तो उस मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनको वो रख लेते हैं। कोई पहली बार थोड़ा हुआ कि 3300 बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किया और 1300 इन्होंने
उसमें 1500 1300 कुछ लड़के थे जो सिलेक्ट हुए। जितनी पोस्टें थी उन्होंने मेरिट के हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट कर लिए। पहले भी ऐसे होता है, जब से जो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से भर्ती हो रही हैं, चाहे नौकरी मिल रही हैं, सिविल में नौकरी मिल रही हैं, तब से ऐसा ही हो रहा है। उनको लड़कों को किसी ने गुमराह किया है, जहाँ तो वो कहीं ना कहीं क्लिप दिखाएं कि भाई डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा है। जी मुझे तो ये लगता है, मुझे इतना भरोसा है कि डॉक्टर साहब कभी भी गलत स्टेटमेंट आज तक नहीं देते। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए कहीं और हम भर्ती देखेंगे, जहाँ CISF में, BSF में नई बटालियन खड़ी करेंगे। ये मैं बोल सकता हूँ, ये कह सकते हैं वो। लेकिन उसी में आप मुझे लगता है कि कहोगे कि भाई उसी के लिए उन्होंने कहा, मैंने उस बात लेकिन एक चीज़ देखा गया है सर कि बच्चों से जब क्वेश्चन पूछा गया कि क्लिप का ही, जैसे आपने वो बोला क्लिप ही दिखाएं, लेकिन उन्होंने बोला कि जब हम डॉक्टर साहब से मिलने गए तो वहाँ तो पूरी छानबीन होके पूरी तलाशी लेके फ़ोन बाहर रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कभी, ये झूठ है सारा। अभी एक डेपुटेशन मिला पिछले दिनों, डॉक्टर साहब उधर आए थे, जो है ना अपना बसंतपुर में। जी तुम्हारा एक बॉर्डर का डेपुटेशन मिला, जी जिन लोगों ने बंकर बनाए हुए थे, जी तो उनके पैसे नहीं निकल रहे थे, जी तो सब लोग मिले, सारे मिले, किसी का फ़ोन नहीं, किसी ने भी कहा कि बाहर छोड़ जाओ, अंदर छोड़ दो। जी ये सिर्फ कहने की बातें हैं भाई साहब। जी कोई नहीं कहता कि फ़ोन अंदर छोड़ के आओ या बाहर छोड़ के आओ। इसका मतलब कि बच्चों को गुमराह किया गया। उनको, मैं जो मेरा मानना है, उनको गुमराह गया। एक क्लिप दिखाओ भैया, कहीं ना कहीं क्लिप तो होना चाहिए ना। वो बोलते हैं, मैंने भी सुना, मैं भी BJP ऑफिस में जाता हूँ, जी तो वो बोलते हैं कि ये हमें उधर रामनगर में बोला गया, इलेक्शन के दौरान बोला गया, कोई कहता हमें फलानी जगह बोला गया। जी अरे भाई, ये कोई नहीं बोलता ऐसे। वो तो मैंने कि इतने परफेक्ट मिनिस्टर हैं, जी इतना अच्छा बोलते हैं। जी 7 सालों में आपने देखा कभी उन्होंने कहा कि मेरी जो टंग है वो स्लिप हो गई? नहीं एक बार भी कहा उन्होंने कभी? नहीं इतना परफेक्टली बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो ये इनको बच्चों को किसी ने गुमराह किया, मैं नहीं मानता। आज तक जब से ये भर्ती हिंदुस्तान में हो रही हैं, जी मैंने पहले ही बोला, मैं फिर से दोहराऊंगा, चाहे BSF की है, चाहे फ़ौज की है, चाहे पुलिस की है, चाहे सिविलियन की है, बच्चे ज़्यादा लिए जाते हैं और उसमें फिर मेरिट बनता है। मेरिट के बाद जितने भी बच्चे होते हैं, वो कितने बच्चे उसमें फॉल करते हैं, 80% बनता है, 70% बनता है, वो उसके हिसाब से बच्चे आ जाते हैं, बाकी वाले वो बाहर हो जाते हैं। वो फिर अगली भर्ती फिर से देखते हैं, फिर उनकी अगर वो ज़्यादा मेरिट में आए तो वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं। जी सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि पीछे चंद दिनों पहले आपके पार्टी के एक MLC थे, विक्रम रंधावा जी, उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए थे, लेकिन उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी। ऐसे क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या वो भी किसी के बहकावे में थे, या स्टोन क्रशर की जो उनकी एसोसिएशन थी उनकी प्रेशर के कारण उन्होंने बोला था? वो मैंने उनका इंटरव्यू सुना ना, बेसिकली जी उन पर प्रेशर था अपना प्रेशर इन द सेंस के जो उनके एक जुर्माना लगा दिया था कोई 96 लाख रुपया। जी तो उसके प्रेशर में थे। तो बेसिकली वैसे भी थोड़ा प्रेशर था, लोगों का भी प्रेशर था और उनकी एसोसिएशन का भी प्रेशर था। प्रेशर तो होता है, जो प्रेसिडेंट होगा उस पर तो प्रेशर होगा। फिर उसको 2 दिन पहले 96 लाख का वो नोटिस आ गया था। जी तो मुझे लगता है कि उससे वो थोड़े जो उनका बोलने का भाव था, या जितने वो इमोशनल हो गए, जी, तो मुझे लगता है वो उसी का प्रेशर था। तो क्या जो इमोशनल तो हुए, लेकिन इमोशनल के बीच में जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की थी, क्या वो सही थी? नहीं, ऐसी लैंग्वेज किसी के बारे में नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई दुश्मन भी हो तो उसके बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। कि हो सकता है कोई उनसे कई बार होता है कोई ऐसा स्टार ऐसे आ जाता है कि वो सरस्वती जी पर नहीं रहती, वो तो है सर, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन वो जो अपने विक्रम जी है, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, वो हमारे मेरे अच्छे मित्र हैं वो जी। लेकिन मैंने उनको पहली बार ऐसे देखा कि वो इमोशनल हो गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। पहला मैं भी किसी से बात कर रहा यार, पहली बार देखा इसको ऐसे बोलते हुए। नहीं तो बड़ा पोलाइटली आदमी है जी। हो सकता है कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात प्रेशर के साथ सर हो भी सकती। एक और क्वेश्चन कि कल भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व स्पीकर डॉक्टर कविंदर गुप्ता जी का एक बयान आया, बहुत ही शर्मनाक बयान, कि उन्होंने जनता को बड़े का टट्टू कहा था। ऐसा क्यों? पता नहीं, मैंने देखा था एक कहीं, लेकिन अब उन्होंने किस लिहाजे में कहा
क्या बात हुई होगी, उस बात का पता चलना चाहिए पहले पे। उन्होंने किन लोगों को कहा और किस लिहाजे में कहा। लेकिन उन्होंने तो जनता का नाम बोला ना कि जनता को। मैं इस पर बाकी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैंने वो पूरा उनका वाक्य नहीं सुना वो उन्होंने क्या बोला। जब मैं वाक्य सुनूंगा ना क्या बोला, फिर उससे उसका मतलब निकलेगा। ऐसे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, जाते जाते हमारी जनता को, दर्शकों को कोरोना वायरस पे कोई एक अच्छा खास मैसेज। खास मैसेज मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन फिर से मैं उस मैसेज को दोहराऊंगा कि एक तो हमने जो मास्क है जी, अपने लिए पहनना है, अपनी फैमिली के लिए पहनना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पहनना है कि हमने एक सिंगल पतला सा मास्क पहन लिया जी, कम से कम 3 लेयर का मास्क हमने पहनना है। और मास्क पहनने बिना हमने घर से बाहर नहीं निकलना है। मोहल्ले में भी जाना तो मास्क पहन के जाना, किसी के घर में भी जाना तो मास्क पहन के जाना। अगर कोई बीमार है, किसी को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, पेचिस लगे हुए हैं, जब वमिटिंग हो रही है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सभी लोग अपना अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। और अगर आप टेस्ट करवाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे, अगर टेस्ट नहीं करवाओगे तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। मुझे इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय सचिव ओबीसी मोर्चा के श्री रजपाल वर्मा जी, जिन्होंने हमसे बात की अपनी लाइफ के बारे में, अपनी राजनीति के बारे में, और काफ़ी लोगों को कोरोना वायरस पे अवेयरनेस भी दिया। मुझे रजत को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हीरानगर पर्सनालिटी और कठोर पर्सनालिटी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।